ये एक प्रेम कथा है। ये भी वही एक प्रेमी जोड़े की। फैज़ अहमद फैज़ ये कहते हैं कि जो मोहब्बत में पहले से करता रहा था, अब फिर वही बात आती है कि मोहब्बत आप कब कर पाएंगे, जब आप निश्चिंत हैं, ना आपको दाल रोटी की चिंता है, ना आपको किसी खतरे का आभास है। पर सोचिए कि आप किसी बगीचे में, किसी पार्क में अपने प्रेमी से या प्रेमिका से बात कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं उसके से बात करने का, उसके साथ रहने का, और उसी समय आपको पता चलता है कि कोई आतंकवादी गैंग आ गया है और उसने गोली बरसाना शुरू कर दिया है। तो आप क्या करेंगे? प्यार करते रहेंगे क्या? स्थिति ये हो जाएगी कि प्यार क्या होता है आप उसे भूल जाएंगे और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि जो मोहब्बत मैं पहले कर रहा था वो उस समय का माहौल था कि मैं शांति से मोहब्बत कर सकता था, लेकिन अभी जब भारत और पाकिस्तान भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया है, अभी भी तुम मुझसे ये आशा करो कि मैं उसी तरह से प्रेम करता रहूं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा संभव? क्योंकि अब परिस्थिति बिगड़ गई है। अब क्या परिस्थिति बिगड़ गई है, इसमें आगे सिर्फ 2 लाइन में इसका सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ आएगा, बाकी सारी प्रेम की कहानी आएगी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा कि तू है तो दरख्शां है हयात। इसमें दरख्शां मतलब रोशन, यानी मज़े में रहना, और हयात माने ज़िंदगी। तो वो कहते हैं कि मैंने तो ये समझा था, अपनी प्रेमिका से कहते हैं फिराक, कि मैंने ये समझा था कि यदि तू मेरे साथ है तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी ज़िंदगी रोशन है, मज़े में चलेगी। तेरा गम है तो गम दायरे का झगड़ा क्या है। और गम भी ये कहते हैं कि अगर तू मेरे साथ है तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है, लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं है तो उससे बड़ा दुख भी मेरे लिए कोई नहीं होगा। तेरा गम है तो गम दाहर का झगड़ा क्या, कि यदि मुझे तेरा गम मिल गया, तेरी जुदाई का मुझे गम मिल गया, तो फिर दुनिया में और कोई गम उसके आगे क्या महत्व रखता है, बहुत छोटे पड़ जाएंगे वो गम। तेरी सूरत से है अलम बहारों का सबात। अब ये कहते हैं कि तेरी सूरत में ही, अलम माने संसार, मेरी ज़िंदगी के संसार में तेरी सूरत से ही बहारें आती हैं, बहारें रुक जाती हैं, यानी कि बाहर कहीं जा नहीं सकती। अर्थ यह है कि अगर तेरी सूरत मेरी आंखों के सामने है तो वो इतनी प्यारी सूरत है कि मेरी ज़िंदगी में बाहर से आ जाती है, और अब मुझे किसी और सुख की और बहारों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहारें तो वहीं सब आकर, दुनिया की जितनी भी बहारें हैं, जितने भी सुख हैं, मेरी ज़िंदगी में वहीं आकर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, जब तुम मेरी आंखों के सामने होती हो। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सबात माने ठहराव होता है पहली वाली लाइन का। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, कि तेरी आंखों में जो मेरे लिए प्यार मैं देखता हूँ, उसके सिवा दुनिया में मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक पुरानी कहावत है, प्यार अंधा होता है। अंधे से मतलब कुछ नहीं दिखता। तो अगर प्यार मिल रहा है प्रेमी का, तो अब उसे दुनिया में और कुछ नहीं दिखता, ना कुछ अपनी जिम्मेदारी दिखती है, ना अपने खतरे दिखते हैं, ना समाज का विरोध दिखता है। बस मुझे तेरा प्यार मिल गया तो मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। निगू माने बदल जाना। अगर मुझे तू मिल जाए तो मेरी तो तकदीर ही बदल जाए, यानी कि अभी तो सिर्फ मुझे तेरा प्यार मिल रहा है, और अगर हर तरह से तुम मुझे मिल जाए तो मेरी तकदीर रोशन हो जाएगी, बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी, भाग्य मेरा सुधर जाएगा। यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। अब ये कहते हैं कि यह बात नहीं थी कि मैंने ये चाहा था कि बस यही हो जाए, लेकिन फिर भी सब कुछ अपना चाहा नहीं होता, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब ये कहते हैं कि अगर अब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मोहब्बत में जुदाई का ही गम नहीं होता है, दुख और भी दुनिया में बहुत हैं। अभी हमने एक लाइन पहले पढ़ी थी कि अगर तेरी जुदाई का मुझे गम मिलेगा तो दुनिया में उससे बड़ा कोई गम नहीं हो सकता, लेकिन अब ये कहते हैं कि दुनिया में तेरे जुदाई के अलावा और भी बहुत सारे दुख हैं तेरी मोहब्बत के सिवा। यानी कि ऐसा नहीं है
कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के बारे में ही सोचता रहूं। अब मैंने देखा है कि जब भारत का विभाजन हुआ कि दुनिया में कितने दुख हैं, उन दुखों को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि दुनिया में केवल मोहब्बत नहीं है। अब से पहले वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोहब्बत में, अपने प्रेमी की, महबूबा की मोहब्बत में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत के दो टुकड़े होते हैं तो उसे पता चलता है कि दुनिया बहुत दुखों से भरी हुई है। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म, नहीं, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। राहतें मतलब कोई दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और अगर हम उस कष्ट को दूर करते हैं तो एक राहत मिलती है, आनंद आता है। तो अब ये कहते हैं कि आनंद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में साथ रहने का नहीं है। वस्ल माने मिलने का आनंद। तो ये कहते हैं कि जब हम मिलने का आनंद लेते हैं, महबूब और महबूबा एक साथ रहते हैं, तो सिर्फ वही आनंद नहीं है, दुनिया में उसके अलावा और भी बहुत से आनंद हैं, और उसकी जुदाई से अलग बहुत सारे दुख भी हैं। अब कौन से दुख हैं उसको सुनिए। यानी यहाँ से पहले पहले सिर्फ महबूब और महबूबा का प्रेम चल रहा था, लेकिन अब वो कहता है कि प्रेम में मिलना और प्रेम में मिलने से बड़ा आनंद भी बहुत कुछ और है, और प्रेम की जुदाई से, महबूब की जुदाई से बड़े गम भी बहुत हैं। अब वो गम शुरू होते हैं जो राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में हैं। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म। तारीख माने क्रूरता, पशुवत, हिंसा, जब आदमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, दया, इंसानियत सब त्याग करके। तो ये कहते, और तारीख माने अंधेरा। अंधेरा मतलब अत्याचार, यहाँ इसका लक्षणा से अर्थ लिया जाएगा अत्याचार। तो ये कहते हैं कि इतनी सदियां बीत गई, यानी सैकड़ों, हजारों, लाखों साल बीत गए हैं जब से इस दुनिया में, मनुष्यों की दुनिया में पशुओं जैसी क्रूरता के अत्याचार फैलते रहे हैं। और तिलिस्म मतलब जादू, और उनका जादू भी चलता रहा है। यानी कि जादू से मतलब है यहाँ कि मनुष्यों को मारते रहे हैं पशुओं की तरह, और अपना शासन सुरक्षित रखते रहे हैं। उस शासन का जादू, सत्ता का जादू उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता रहता है। यानी कि सत्ता का लालच जो है वो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, और उन पर एक जादू की तरह काम करता है। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। रेशमो अतलसो कम, रेशमो मतलब रेशम, और अतलसो मतलब मलमल वगैरह। कम ख्वाब, ख्वाब माने सपने। जैसे रेशम के कपड़े को बुनते हैं, ऐसे ही लोग कुछ अपने सपने बुनते हैं। जा बजा बिकते कूचा ओ बाजार में जिस्म। और जैसे रेशम के कपड़े बिकते हैं, ऐसे ही ख्वाब, अपने सपने लोग बुनते हैं, और उन्हीं रेशम में लिपटे हुए कुछ जिस्म। जा बजा मतलब जगह जगह, कूचा मतलब गली, और बाजार, वो मतलब और बाजार में। अब ये कहते हैं कि जैसे रेशम बिकता है, ऐसे ही रेशम के कपड़ों में लिपटे हुए गली और कूचों में, गली और मोहल्लों में, बाजारों में जगह जगह जिस्म भी बिकते हैं। यानी कि लड़कियां यहाँ सजना संवरना रेशम के कपड़ों में लिपटा हुआ माना जाएगा। कि जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनको रेशम के कपड़ों में लिपटा के, सजा संवार के गली मोहल्लों में उनका देह व्यापार किया जाता है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अस्तित्व रखते हैं, लेकिन हमारे समाज में स्त्री को एक तरफ हुस्न के लिए, उसे महबूब के लिए अपना एक बार उसकी अपनी आंखों के सामने उसकी सूरत देखने के बाद अपनी दुनिया को रोशन मान लेते हैं, उसकी जुदाई में अपने दुनिया में सबसे बड़ा गम मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही औरत रेशम के कपड़े पहने हुए, सजा संवार कर एक चीज़ की तरह, वस्तु की तरह गली मोहल्लों में बेच दी जाती है। तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इन स्थितियों को देखकर, जो देश में ऐसी विषम परिस्थितियां बन गई हैं, उन परिस्थितियों को देखकर मैं तेरे हुस्न को देखकर
उस तरह की मोहब्बत कर ही नहीं पाता हूँ। इसलिए मेरी तुझसे गुजारिश है, मेरी तुझसे विनती है, आग्रह है कि तू मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मत मांग, क्योंकि पहले जैसी मोहब्बत मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मोहब्बत माहौल भी से होती है और ये माहौल ऐसा नहीं है कि मैं पहले जैसी मोहब्बत का आनंद ले पाऊँ। कविता का अर्थ पूरा हो गया। अब इसका प्रश्न बोलो। हाँ बोलो। कौन सा? हाँ, अनगिनत मतलब जो गिनी नहीं जा सकती, इतने साल पहले से बीत गए हैं, मतलब सैकड़ों साल, 100 साल, हजारों साल, 1000 साल। लेकिन ये कह रहे हैं कि 100 कितनी बार साल गिनोगे, गिन नहीं सकते, इतने दिन हो गए हैं जब से तारीख, मतलब अंधेरा और बहिमाना मतलब पशु जैसी क्रूरता। जैसे एक शेर, किसी को शेर के हाथ एक आदमी लग जाए तो क्या वो उसको ये सोचेगा कि तड़प रहा होगा? या शेर जैसे हिंसक पशु है तो उसके हाथ कोई भी जीव लग जाए वो उसको शिकार करके खा जाता है। तड़पने वाले जीव से उसे कोई कष्ट नहीं होता। यह होता है? नहीं होता ना। तो पशुवत क्रूरता मतलब जो हिंसक पशु जैसे क्रूरता करते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी सदियों बीत गई, लाखों साल बीत गए, तब से पशु जैसी क्रूरता करते रहे हैं। यानी मनुष्य ही मनुष्य को शुरू से ही मारता रहा है। इसीलिए पहले कबीले बनाए जाते थे, अपनी रक्षा के लिए एक कबीला बन गया और दूसरा कबीला उस पर ना वार कर सके, इसलिए कबीले का कोई मुखिया हुआ करता था और जैसे मुखिया कहता था वैसे ही सब करते थे, यानी कि अपनी रक्षा के लिए। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जाति ऐसी है कि सदियाँ बीत गई, लाखों हजारों साल बीत गए, करोड़ों साल बीत गए, लेकिन वो अत्याचार का अंधेरा हमेशा ही रहा है। और जब उस अत्याचार के अंधेरे की तरफ, जो आज जब विज्ञान का युग आया है, जब सभ्यता का युग आया है, वो आज भी उस अत्याचार का अंधेरा खत्म नहीं हुआ है। उस पशुवत अत्याचार वो अभी भी होते रहे हैं। जब मेरी नज़र उधर जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और जब दुखी हो जाता हूँ तो जो मैं प्यार तुम्हें करता हूँ उसे व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। तिलिस्म का मतलब होता है जादू, और बहिमना का मतलब होता है पशु जैसी क्रूरता यानी अत्याचार। और तिलिस्म मतलब जादू। एक जादू क्या होता है? जादू हमारे, जैसे कि किसी ने जादू कर दिया, वो ठोस चीज़ नहीं होती है, यथार्थ नहीं होता है जादू, यानी कि सच नहीं होता है जादू। जादू होता है, सच सच होता है। तो सत्ता का एक जादू किसी के सिर चढ़कर बोलता है और वो फिर भूल जाता है कि मनुष्य, तू भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, तो तू इन्हें मत मार। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वो लोगों को मरवा देता है। यानी कि सत्ता का जादू जब किसी व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलता है तो वो पशु जैसी क्रूरता करता रहता है और अत्याचार आगे बढ़ाता रहता है ताकि उसकी गद्दी, उसकी सत्ता सुरक्षित रहे। जादू सत्ता का है, अत्याचार क्रूरता का है, पशु जैसी हिंसा का। प्रश्न बताओ इसके। फैज की यह कविता परंपरागत प्रेम की कविता की शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। एक तरफ जब मैंने बीच में आपको बताया था कि हाँ लिखो, फैज की यह कविता परंपरागत प्रेम कविता की शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। आगे बोलो। अरे भाई, इस फैज की यह कविता परंपरागत प्रेम कविता की शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न लिखो। फैज की इस गज़ल में सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की समीक्षा कीजिए। उत्तर बताऊं अब इनके।
प्रतिबद्धताओं की समीक्षा कीजिए। हाँ, अब इसमें देखिए कि ये प्रेम कविता है, और जब वो ये कहता है कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, इससे पहले पहले ये एक प्रेम कविता है, लेकिन अब ये यहाँ इतना प्यार कर रहा है अपने महबूब को, अपनी महबूबा को, लेकिन अब ये कहने लगता है कि इस दुनिया में तेरे सुख के अलावा, तेरे प्यार के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, और बहुत सारे दुख भी हैं, और बहुत सारे आनंद भी हैं। इतने आनंद हैं, इतने दुख है कि तेरी मोहब्बत अब छोटी पड़ जाती है, तेरी मोहब्बत के लिए एक माहौल मुझे नहीं मिल पाता है। यहाँ से ये कहते हैं कि जो पहले वाला प्रश्न है कि प्रेम की जो कविता है उसकी शैली में एक परिवर्तन करती है। परिवर्तन से मतलब बदलाव। तो जब प्रेम की कविता लिखी गई तो शुरू जहाँ प्रेम से होता है, अंत भी प्रेम से होना चाहिए, लेकिन अंत इसमें ये होता है कि तेरी मोहब्बत के सिवा और भी ज़माने में बहुत सारे गम हैं, और भी राहतें और भी हैं तेरी वसल के सिवा। वसल मतलब मिलने का आनंद। तो अब इसने एक परिवर्तन कर दिया कि प्रेम ही प्रेम नहीं है, प्रेम है, बहुत कीमती है, लेकिन प्रेम के अलावा जो इतने दुख दुनिया में फैले हुए हैं, मेरी नज़र उधर भी जाती है। तो ये उसने परिवर्तन किया। और जो इसमें दूसरा प्रश्न है, जो इन दोनों तीन चार लाइनों का मैंने अर्थ बताया था ना, अनगिनत सदियों से लेके और खाक में लिथड़े हुए खून के नहलाए हुए, यहाँ तक जो 4 लाइनें हैं ये, हाँ 4 ही लाइनें, इनका अर्थ तुम्हें स्पेशल से बार बार दोहराना है और दोनों प्रश्नों के उत्तर में ये लिखना है। अब इन्होंने कहा कि सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की समीक्षा कीजिए। तो ये कहते हैं, इसका जो अर्थ है ये है, इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता हर नागरिक की, जैसे अभी सफाई की बात अगर हम लेते हैं तो स्वच्छता नागरिकों का सबसे पहला दायित्व है कि सरकार का? अगर हम गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, केला खाए और छिलका खा के बाहर फेंक दिया सड़क पे, तो क्या ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है कि उस छिलके को उठा के आप डस्टबिन में ही डालो? लेकिन क्या होता है कि सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ प्रतिबद्धता से मतलब समाज के प्रति और राजनीति के प्रति एक आम नागरिक की जिम्मेदारी क्या होती है, उसको ये इसमें व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आम आदमी की जिम्मेदारी केवल अपने महबूब के साथ प्रेम करके आनंद लेना नहीं है। उसकी केवल आम नागरिक की जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि अगर महबूब से जुदाई हो गई तो बस उसके दुख में पड़ा रहे कि मैं तो उससे जुदा होकर जी ही नहीं सकता, बल्कि आम आदमी के लिए मोहब्बत से महत्वपूर्ण और बहुत सारे काम हैं। यानी कि समाज में जो विकृतियां फैली हुई हैं, समाज में जो गलत काम हो रहे हैं, उनको दूर करना आम आदमी की जिम्मेदारी है। जो राजनेता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सत्ता के जादू से, यानी सत्ता का जादू उनके सिर चढ़ के बोले और वो क्रूरता फैलाते रहें। तो आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो उस राजा को, उस शासक को अपदस्थ करे एकजुट होकर। अगर सदियों से ये होती रही है कि सत्ता के लालच में कोई नेता जनता को, आम आदमी को मारता रहता है, तो क्या आम आदमी एकजुट होकर ये सब नहीं कर सकता कि उस एक आदमी को मार दे जो बाकी जनता को मरवा रहा है? लेकिन आम आदमी क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, जो उसको बहलाता फुसलाता है, गलत बात बताता है, गुमराह करता है और फिर अपनी वोट बटोर कर सत्ता पे काबिज हो जाता है। तो आम आदमी को चाहिए हाँ, उसी को मैं नहीं, अभी देखिए कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो हर एक बूंद का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को जागरूक होकर ये नहीं सोचना चाहिए जो अभी आपने कहा कि एक अकेला क्या करेगा, अकेला ही करेगा। एक सब बस अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि हमें सही काम करना है, गलत नहीं करना। और जब सब एक ही बात को सोचेंगे कि हमें सही करना है तो वो फिर सबका एकमत हो ही जाएगा। आदमी पहले अपने आप को सुधारे तब दूसरे को सुधारे। अगर
जैसे अभी वोट पड़ी या आगे वोट पड़ने वाली हैं, तो आप ये देखिए कि हमारे देश को, हमारे ज़रूरतों को, हमारे देश को कौन सुरक्षित रख सकता है आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से, बीमारियों से। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है तो राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, लोग रुक नहीं रहे। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं कि भाई दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन लोग खुद नहीं मान रहे। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ना। अगर मैं जागरूक हूँ, मैं लास्ट क्लास मैंने 12 तारीख में आपकी ली, 12 मार्च में, मैं उस दिन से घर से नहीं निकली हूँ, मैं मेरे बच्चों को नहीं निकलने दे रही हूँ। अगर हर परिवार ऐसे अपने आप को दूर रखेगा तो कोरोना फैलना ही बंद हो जाएगा, है ना। यानी कि समाज के प्रति और राजनीति के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत में, अपने आनंद में और अपने दुख में ना रहें। अपने आनंद से, अपने मज़े से और अपने दुखों से बाहर निकलकर अपना दायरा थोड़ा बढ़ाइए। सामाजिक जिम्मेदारी समझिए, राजनीतिक जिम्मेदारी समझिए। ये इनकी प्रतिबद्धता है। दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि आप दूसरों को जागरूक करें जो जागरूक नहीं है, पर उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो अपने आप से थोड़ा बाहर निकलें। उन्हें सिर्फ अपना सुख, अपनी रोटी, अपना दुख, इससे बाहर उन्हें भी निकलना चाहिए ना। माना कि आप करते हैं, लेकिन जब आप खुद जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं खुद और ढालते हैं अपने आप को उसमें, और फिर अगर आप दूसरों को जिम्मेदार करते हैं तो आप अतिरिक्त बोझ अपने कंधों पर ओढ़ते हैं। लेकिन अगर खुद सभी अपनी अपनी को, अपने स्वार्थ से बाहर थोड़ा सा निकल जाएं, अपने मज़े से, अपनी रोटी से, अपने दुख से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, बस थोड़ा सा अपने एक इर्द गिर्द के लिए, तो सारी ठीक हो जाएगी। अब आप ये मत समझिए कि आपको दूसरा जागरूक करे, आपको खुद जागरूक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। ठीक है।